नमस्कार, जय भीम साथियों। अम्बेडकरनामा के 57वें एपिसोड में आप सबका स्वागत है। 57th एपिसोड ऑफ अम्बेडकरनामा। इसमें हम चर्चा करेंगे कि जब कैबिनेट मिशन की घोषणा हो गई तो उसके बाद क्या क्रिया और प्रतिक्रिया हुई। 16 मई को राज्य पत्र जो गजट है वो जारी किया गया और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अछूतों की मांग की अनदेखी की गई। इस सिलसिले में डॉक्टर अंबेडकर ने 22 मई 1946 को लॉर्ड पैथिक लॉरेंस को एक पत्र लिखा और पत्र का जो सारांश है कुछ इस तरह से है कि कैबिनेट मिशन द्वारा जारी बयान में मैंने पाया है कि कई मुद्दों पर अनिश्चितता बनी हुई है, जिसका उल्लेख इस प्रकार किया जाता है। पहला, बयान के पैराग्राफ 20 में अल्पसंख्यक शब्द में क्या अनुसूचित जातियां भी शामिल हैं, पहला क्लैरिफिकेशन। दूसरा, पैराग्राफ 20 में उल्लेख है कि नागरिकों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय समूहों और अलग रखे गए क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व सलाहकार समिति की जिम्मेदारी होगी। लेकिन यह कौन देखेगा कि सलाहकार समिति में क्या वास्तव में प्रभावित हितों का पूरा प्रतिनिधित्व है, ये कौन देखेगा, कितने लोग सलाहकार समिति में हैं। तीसरा, क्या समिति में जो डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप हैं का पूरा प्रतिनिधित्व है। महामहिम की सरकार संविधान सभा से बाहर वाले व्यक्तियों को नामांकन द्वारा समिति में शामिल करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखने का प्रस्ताव देती है, क्वेश्चन मार्क। नामांकन की आवश्यकता महत्वपूर्ण दिखाई देती है, अन्यथा जनजातीय और अलग रखे गए क्षेत्रों से संविधान सभा में कोई भी पहुंचने का कोई भी तरीका नहीं है। अगर नॉमिनेशन नहीं होगा तो अछूतों और जो ट्राइब्स हैं या जो अलग रखे गए क्षेत्र हैं उसका कोई प्रतिनिधित्व नहीं होगा, इसका और कोई तरीका नहीं है। यदि नॉमिनेशन की जरूरत मान ली जाती है तो क्या संविधान सभा के बाहर से अनुसूचित जाति के सदस्यों के नामांकन के सिद्धांत का पालन किया जाएगा, जिससे कि सलाहकार समिति में अनुसूचित जातियों का पूरा प्रतिनिधित्व हो सके। ये तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट, बयान के पैराग्राफ 22 में संघीय संविधान सभा और यूनाइटेड किंगडम के बीच एक संधि का प्रस्ताव है, जिससे कि सत्ता के हस्तांतरण के कारण उत्पन्न होने वाले मुद्दों को निपटाया जा सके। क्या इस प्रस्तावित संधि में ऐसा कोई उपबंध है, ऐसा कोई प्रोविजन है कोई जिससे कि अनुसूचित जाति अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का प्रावधान हो सके, जैसा कि क्रिस्प के सुझावों में उल्लिखित था। यदि संधि में ऐसा कोई प्रावधान है, उपबंध है, तो महामहिम की सलाहकार समिति के निर्णयों को संविधान सभा के लिए बाध्यकारी होने का प्रस्ताव कैसे कर सकती है। 5, बयान में यूरोपियनों को सामान्य श्रेणी में शामिल किया गया है। इससे यह माना जा सकता है कि संविधान सभा में प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए यूरोपियंस को भी मत देने का अधिकार होगा। क्या यूरोपियंस को यह अधिकार है कि वे संविधान सभा के लिए होने वाले चुनाव में किसी यूरोपियन को उम्मीदवार बना सकते हैं? बयान में यह स्पष्ट नहीं किया गया है। अंत में लिखते हैं अंबेडकर की इन प्रश्नों के स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। यदि आप इन प्रश्नों के उत्तर दें
तो मैं आभारी रहूँगा। भीमराव अम्बेडकर, बॉम्बे से पत्र लिखा। इसके बाद लॉरेंस ने 28 मई को इनकी चिट्ठी का उन्होंने उत्तर दिया, जो इस प्रकार है। 22 मई के पत्र के लिए आपका धन्यवाद, जिसमें आपने हालिया बयान में कुछ मुद्दों को स्पष्टीकरण के लिए, क्लैरिफिकेशन के लिए कहा है। आप इस बात की सराहना करेंगे कि प्रतिनिधि मंडल का लक्ष्य एक ऐसा तंत्र स्थापित करना है जहां स्वतंत्र भारत के लिए भारतीय स्वयं अपना संविधान तैयार कर सके। हमारे बयान का लक्ष्य एक ऐसा आधार तैयार करना है जहां दल उस उद्देश्य को लेकर एक साथ आए, और हम उम्मीद करते हैं कि इसे स्वीकार किया जाएगा। हमने अपने बयान को छोटा करते हुए इतना सीमित रखा है जितना हमें उस उद्देश्य के लिए आवश्यक लगा। अन्य मुद्दों पर संविधान सभा द्वारा विचार किया जाएगा। हमारा आशय वास्तव में यही था कि बयान के पैरा 20 में उल्लिखित शब्द कोट अनकोट अल्पसंख्यकों में अनुसूचित जातियां भी शामिल हैं। दूसरी ओर सलाहकार समिति का गठन संविधान सभा द्वारा ही किया जाएगा, तथा हमारा अनुमान है कि ऐसी अपेक्षा रखी जाएगी कि यह समिति पूरी तरह रिप्रेजेंटेटिव समिति हो, सभी का प्रतिनिधित्व होनी चाहिए। संविधान सभा के कार्यवाही के कार्यों में हस्तक्षेप करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। मैं सोचता हूँ शनिवार शाम को प्रतिनिधि मंडल द्वारा जारी अगले बयान में आपके अन्य प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। इसके बाद डॉक्टर अंबेडकर ने विंस्टन चर्चिल को एक तार भेजा, और तार में उन्होंने लिखा कि कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव 6 करोड़ अछूतों के प्रति एक शर्मनाक विश्वासघात है। संविधान सभा में कोई प्रतिनिधित्व नहीं, सलाहकार समिति में कोई प्रतिनिधित्व नहीं, संधि के द्वारा कोई सुरक्षा नहीं, अर्थात इसका मतलब यह होगा कि अछूतों के हाथ और पैर बांध दिए जाना। भारत का प्रत्येक अछूत नागरिक संसद में दिए गए आपके भाषण के लिए आपका आभारी है। अछूतों का भविष्य बहुत अंधकारमय है। हम उनके हितों की सुरक्षा के लिए आपके ऊपर निर्भर है। तो इसका उत्तर विंस्टन चर्चिल ने जवाब अंबेडकर साहब को भेजा। उन्होंने लिखा, चर्चिल ने, कि आप निश्चिंत हो सकते हैं कि कंजर्वेटिव पार्टी 6 करोड़ अछूतों के भविष्य की रक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठतम उपाय करेगी। हम अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा में तय व्यापक सिद्धांतों पर अपना रुख कायम रखेंगे कि सभी व्यक्ति स्वतंत्र और समान पैदा होते हैं तथा उन्हें जीवन जीने, स्वतंत्र रहने और खुश रहने का, प्रसन्न रहने का अधिकार है। तो ये तार का आदान प्रदान हुआ था भीमराव अंबेडकर और चर्चिल साहब के बीच में। ये 30 तारीख को जवाब मिला था इनको। इसके बीच देखिए गतिरोध जारी है। अछूतों में एक तरह का गुस्सा है, व्यापक है। इसी बीच बॉम्बे में मई के अंतिम हफ्ता में सवर्ण मिल मजदूरों और अछूत मिल मजदूरों के बीच दंगा हो जाता है। वर्ली क्षेत्र में 4 दिनों तक ये दंगा चलता रहा। इसके फलस्वरूप तकरीबन 6 व्यक्ति मारे गए और 70 लोग घायल हुए। ये आधिकारिक आंकड़ा था। तो शांति बनाने के लिए कई क्षेत्रों में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया और लगातार सशस्त्र पुलिस बल गश्त लगाती रही।
1 तारीख को 2 बजे तक कई 3 जगह घटनाएं हुई और ऐसी स्थिति में बंबई के प्रधानमंत्री श्री बीजी खेर शाम में डॉक्टर अंबेडकर से मिले, उनसे बातचीत हुई, बैठक हुई और मुद्दा यही था कि वर्ली क्षेत्र में कैसे स्थिति सामान्य हो जाए। इन दंगों की वजह से जो मिल थे, मिलों का कामकाज बहुत ही प्रभावित हुआ था, पत्थरबाजी हुई थी, मिल बंद थे, कोई काम नहीं हो रहा था। तो ऐसी स्थिति में बंबई सरकार ने वर्ली और डेल्जी रोड के क्षेत्रों में, श्रम क्षेत्रों में जहां मिल मजदूर रहते थे, आपात स्थिति लगाने की घोषणा की, जहां की मेन सेंटर था सवर्ण मिल मजदूर और अछूत मजदूरों के बीच झगड़ा का। स्थिति को संभालने के लिए पुलिस को व्यापक शक्तियां दी गई, जिससे कि विशेषकर बदमाश लोगों की घेराबंदी कर उन्हें शहर से बाहर रखा जाए। बंबई के गृह विभाग ने वर्ली चावल और डेल्जी रोड क्षेत्रों में कानून व्यवस्था लागू करने के सख्त निर्णय दिए, जबकि सरकार ने इस संबंध में कांग्रेस कमेटी, अनुसूचित जाति संघ, स्थानीय हिंदू संगठन जैसे गैर सरकारी संगठनों से शांति बहाल करने के लिए विचार विमर्श करने का निर्णय किया। इस कदम का अनुसरण करते हुए भीमराव अंबेडकर, जो कि उस समय श्रम सदस्य थे वायसराय के काउंसिल के, तो भीमराव अंबेडकर, मोरारजी देसाई उस समय बंबई के गृह मंत्री थे और बीजी खेर ने बातचीत करके पूरी स्थिति का जायजा लिया और डॉक्टर अंबेडकर ने पूरी स्थिति पर खेद जताया और शांति बहाली के लिए उन्होंने कुछ उपाय सुझाए। उन्होंने मंत्रियों को यह आश्वासन भी दिया कि वे अपने अनुयायियों को शांत रहने को कहेंगे और उन पर अधिक नियंत्रण लागू करेंगे। डॉक्टर अंबेडकर, श्री नगीना दास टी मास्टर, श्री SK पाटिल ने एक संयुक्त बयान जारी करने का निर्णय लिया, जिसमें उस क्षेत्र के सवर्ण हिंदुओं के व्यक्तियों, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और अनुसूचित जाति के व्यक्तियों से शांत रहने और सामान्य स्थिति बहाल करने की अपील की गई। यह भी माना जाता है कि गृह मंत्री मोरारजी देसाई ने अंबेडकर को वर्ली में चौल समितियां बनाए जाने का सुझाव दिया, जिसकी जिम्मेदारी उस क्षेत्र में, पर्टिकुलर क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखना और स्थिति सामान्य करना होता। स्थिति अगर हाथ से बाहर चली जाती तो इन समितियों को ही उसका जिम्मेदार माना जाता, ऐसी कुछ व्यवस्था थी। इसके बाद श्री राजभोज, जो कि अनुसूचित जाति संघ के महासचिव थे, ने वर्ली चौल का दौरा किया, क्षेत्र का जायजा लिया और कहा कि इस प्रभावित क्षेत्र में उनके अनुयायियों की स्थिति बहुत कठिन बनी हुई है। वे मारे जाने के डर से मिलों में काम करने के लिए नहीं जा रहे हैं। उनमें से अनेक खाने का सामान तक नहीं ले पाए हैं। उन्होंने शिकायत की कि उन्हें आसानी से पुलिस सुरक्षा उपलब्ध नहीं है और अनेक बेकसूर व्यक्ति जेल भेज दिए गए हैं। राजभोज ने कहा कि हालिया संघर्ष में उनके दल के लगभग 130 व्यक्तियों को चोटें आई हैं और 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। फिर 3 जून को एक संयुक्त बयान जारी किया गया, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर, नगीना दास और SK पाटिल तीनों संयुक्त रूप से उन्होंने बयान जारी किया और कहा कि एक प्रबल और प्रमुख समुदाय होने के नाते हिंदुओं, मतलब इस सवर्णों को अपील कर रहे हैं, हिंदुओं के कंधों पे एक बड़ी जिम्मेदारी है। बहुसंख्यक वर्ग को उत्तेजना के क्षणों में नियंत्रित होने के लिए बाध्य होना पड़ता है और अल्पसंख्यक समुदाय जैसे कि अनुसूचित जाति को यह सिद्ध करके दिखाना होता है कि उसे जीवन, स्वतंत्रता और गरीबी जैसे मुद्दों पर डरने की जरूरत नहीं है। बयान में कहा गया कि हमें बंबई शहर के वर्ली, नैगाम और डेल्जी रोड
इलाकों में अनुसूचित जाति के सदस्यों और सवर्ण हिंदुओं के सदस्यों के बीच कुछ समय के लिए घटित घटना से गहरा आघात पहुंचा है। लोगों को इन वर्गों के बीच बार बार हुए संघर्षों के फलस्वरूप 3 व्यक्ति मारे जा चुके हैं और अनेक घायल हुए हैं। हमारी राय में ऐसा कोई कारण नहीं है कि ये 2 वर्ग आपस में क्यों एक दूसरे पर आक्रमण कर रहे हैं और इससे शहर की शांति को भंग कर रहे हैं। किसी मुद्दे पे अगर मतभेद है तो विवादों के निपटान और न्याय के लिए कुछ अन्य तथा अधिक प्रभावी उपाय भी हो सकते हैं। हिंसा की इन घटनाओं के कारण शहर का अच्छा खासा नाम बदनाम होता है और इससे निर्दोषों को भी चोट पहुंचती है, यहाँ तक कि लोगों के जान की भी हानि होती है। यद्यपि हम घटित गतिविधियों के लिए दोषारोपण नहीं करना चाहते, हम इस बात पर जोर देना चाहेंगे कि एक प्रमुख समुदाय होने के नाते हिंदुओं पर भारी भरकम जिम्मेदारी है। हम हिंसा के इन प्रदर्शनों की कड़ाई से और जोर से निंदा करते हैं और संबंधित दलों से गंभीरता पूर्वक अपील करते हैं कि वे इस पागलपन लिए गतिविधि को रोकने के कारगर उपाय करें। हमें विश्वास है कि एक दूसरे के प्रति जिम्मेदार नागरिक सा बर्ताव करेंगे और अपना सामान्य तथा शांतिपूर्ण कामकाज बहाल करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे, ये दंगा हुआ बॉम्बे में। अनुसूचित जाति के लोग बहुत आक्रोश में थे क्योंकि कैबिनेट मिशन ने उनके साथ धोखा किया था, विश्वासघात किया था। इसके बाद हम देखेंगे अगले एपिसोड में कि कैसे शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की जो सेंट्रल वर्किंग कमेटी है दिल्ली में, डॉक्टर अंबेडकर के घर पे उनकी बैठक होती है और उसमें कैबिनेट मिशन की मतलब भयंकर आलोचना होती है और 10 सूत्री एक प्रस्ताव है जो कि वो वायसराय और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता को भेजते हैं। तो इस कार्य समिति के वर्किंग कमेटी की बैठक में क्या क्या निर्णय हुआ, यह देखने के लिए देखिए एपिसोड नंबर 58। शुक्रिया साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, इस पर समीक्षा लिखिए। ये पूरा रेफरेंस पढ़ने के लिए आप हिंदी के वॉल्यूम 36 देख सकते हैं, अंग्रेजी के वॉल्यूम 17 और पार्ट 2 आप देख सकते हैं। उसमें 165 से लेकर 285 पेज तक आपको पूरा रेफरेंस वहाँ पे मिलेगा। शुक्रिया साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, समीक्षा लीजिए। थैंक यू।